Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 2, that is forests and wildlife. Our today's topic is factors responsible for depletion of flora and fauna. कौन से factors है, कौन से उनसर है जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लोरा एंड फाना है, जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ है, इसमें या तो कमी आ रही है या इनका खात्मा हो रहा है। अब हमें उन वजूहात को आज जानने की कोशिश करनी है। नंबर वन जो रीजंस है, दैट इज कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, या उसके बाद समझिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसकी वजह से किस तरह से जो हमारा लैंड है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वो हमारे पास फ्लोरा एंड फाना है वो खत्म हुआ। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से किस तरह से इस असरअंदाज हुआ, और इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास फ्लोरा एंड फाना है ये हमारे लिए काफी कारआमद है। वो हमारे पास जो जंगलात होते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो हमें मुहैया करते हैं मुख्तलिफ चीजें, वो इन द फॉर्म ऑफ वुड हो, इन द फॉर्म ऑफ बार्कस हो, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हो, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल हो, इन द फॉर्म ऑफ फॉडर हो। कहने का मकसद है ये मुख्तलिफ अंदाज से हमें सर्व करते हैं। जो हमारे पास वेजिटेशन होती है, जो हमारे पास प्लांटेशन होती है, या जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं। और जब हम फैक्टर्स की बात करें, जैसे मैंने कहा, नंबर वन इज लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि हिंदुस्तान जो था, इट वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी। और इस दौर में हम देखते हैं कि देयर वाज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, हमारे पास कमर्शियल एंड साइंटिफिक फार्मिंग, कमर्शियल and scientific farming and mining. These were the reasons which led to depletion of forest during colonial period. Expansion of railways, agriculture, commercial and scientific farming and mining. ये जो reasons थे, इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जो फ्लोरा एंड फाना, इसको काफी कमी इसमें देखते हैं। नंबर वन इज, मैंने कहा यहाँ पर रेलवेज, जो रेलवेज हैं, रेलवेज क्योंकि उस दौर में स्लीपर्स जो करते थे वो बनते थे लकड़ी से, क्योंकि लकड़ी कहां से आती, वो फॉरेस्ट से आती, इस वजह से हमें डिफॉरेस्ट्रेशन करनी पड़ी, इस वजह से हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन हो गई। नंबर वन। नंबर टू, इसके साथ एग्रीकल्चर लैंड भी एक्सपेंड हुआ, और उससे भी हमारा जो फ्लोरा एंड फाना है उसको भी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद है कमर्शियल एंड साइंटिफिक फार्मिंग। ये जो कंसेप्ट था, जो ब्रिटिशर्स का था, इसमें क्या करते थे, इसमें ये जो हमारे पास उन स्पीशीज को, उन ट्रीज को प्रमोट करते थे, उनकी फार्मिंग करते थे जो क्या होते थे, जो कमर्शियली वायबल होते थे, जिनको मार्केट से कुछ पैसा मिलता, तो उन्हीं को कल्टीवेट करते थे। इसको दूसरा नाम दिया जाता था एनरिचमेंट कल्टीवेशन, एनरिचमेंट फार्मिंग और एनरिचमेंट कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जाता था, फॉर एग्जाम्पल जो कोई एरिया को सिलेक्ट किया जाता था, फिर वहां से कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को या ट्रीज को ग्रो किया जाता था, जो कि पैसे, जो कि मार्केट के लिए फिर सर्व करता। फॉर एग्जांपल टीक मोनोकल्चर, टीक कल्टीवेशन की जाती थी सिर्फ टीक की इन साउथ इंडिया में। यहां हमारे पास चिरपाइन कल्टीवेट किया जाता था इन हिमालयन रीजन। इस तरह से जो वहां के जो डिफरेंट स्पीशीज हुआ करते थे, डिफरेंट स्पीशीज, वो वहां से खत्म हो जाते थे। और वहां पर अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, वहां पर टीक मोनोकल्चर किया जाता, सिर्फ टीक की कल्टीवेशन की जाती थी, और चिरपाइन की कल्टीवेशन की जाती थी इन हिमालयन रीजन। इससे जो बाकी जो डाइवर्सिटी थी हमारे फ्लोरा एंड फाना की, वो वहां पर खत्म हो जाती थी। फाइन। इसके बाद जो दूसरा है,
यहां पर आप माइनिंग भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि माइनिंग भी स्टार्ट हो गई थी इन कॉलोनियल पीरियड, और इस वजह से हम देखते हैं इस वजह से भी जो डिफॉरेस्टेशन हुई, जो हमारा फ्लोरा एंड फाना है, उसको नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि ब्रिटिश पीरियड में भी हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में भी हुआ था, और हम देखते हैं कि आजादी के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ। फाइन, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है, तो उसने कहा है कि इस सर्वे ने कहा कि फ्रॉम 1950 टू 1980 जो हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है उसको कन्वर्ट किया गया फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड, और इसने तखमीना लगाया है तकरीबन 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने जो फॉरेस्ट थे, इतने एरिया में जो फॉरेस्ट थे, उनको कन्वर्ट किया गया फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। फाइन, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे पास ट्राइबल्स होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसका दूसरा नाम है जूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसमें जो पीस ऑफ लैंड है इसको काटा जाता है, इसको वहां पर बर्न किया जाता है, फिर वहां पर कल्टीवेशन की जाती है। जब वो फर्टिलिटी लूज करता है, फिर दूसरा पीस ऑफ लैंड चूज किया जाता है, फिर उसमें कल्टीवेशन होती है एंड द प्रोसेस गोज ऑन। इस वजह से लेकिन हम देखते हैं कि एक तो वहां फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया है, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट है या सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल बेल्ट है, तो उस इलाके में हम देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है। वहां पर बहुत ज्यादा जो हमारे पास जंगलात के इलाके थे, जो हमारा फौना था वो खत्म हो गया, और इससे फिर फ्लोरा जब खत्म होता है तो फिर फौना भी खत्म होता है। जब प्लांटेशन खत्म होती है तो वहां पर जो हैबिटेट होता है डिफरेंट स्पीशीज का, वो भी फिर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद है नंबर थर्ड इज our developmental projects। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का यहाँ मतलब है जो हमारे पास डिफरेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमें फिर मुख्तलिफ पानी बिजली मुहैया करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1950 से लेकर आज तक हम देखते हैं तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है उनको खाली करना पड़ा और डिफॉरेस्टेशन हो गई। किस वजह से? जो हमारे पास रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे उनको जगह देने के लिए फ्रॉम 1950s, ताकि हम डेवलपमेंट कर सके, हम तरक्की कर सके। लेकिन उससे साथ साथ क्या हुआ, हमारी डिफॉरेस्टेशन हो गई। जो हमारा लैंड था जो हमने वक्फ किया फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उससे वो हमारे पास जो जंगलात थे वो खत्म हो गए, और तखमीना लगाया जाता है तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इस वजह से खत्म हो गया है। और इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वी नीड टू गो फॉर माइनिंग एज वेल। हमें माइनिंग करनी पड़ती है, हमें मैग्नीशियम को निकालना पड़ता है, और इस प्रोसेस के जरिए से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है जो हमारे पास फ्लोरा एंड फाना होता है। जैसे इसके एग्जांपल है डोलोमाइट माइनिंग। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम की ओर है जो डोलोमाइट माइनिंग की जाती है वेस्ट बंगाल में, और जो वहां पर एक रिजर्व है बॉक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में है। हम देखते हैं बिकॉज ऑफ डोलोमाइट माइनिंग, एक तो वहां जो नेचुरल हैबिटेट था डिफरेंट एनिमल स्पीशीज का, एक तो वो खत्म हुआ है जो इनका नेचुरल हैबिटेट था, और दूसरा इससे क्या हुआ, जो हमारे पास डिफरेंट जो माइग्रेशन होती है, जो कि वहां पर माइनिंग होती है, इस वजह से हम देखते हैं डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, वो फिर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारे पास है ग्रेट इंडियन एलिफेंट, ये जो स्पीशीज हमारे पास हैं ये माइग्रेशन नहीं कर पाते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग, और इनका जो हैबिटेट होता है, इनकी जो रहने की जगह है, वो भी इससे असरअंदाज होती है। ग्रेट इंडियन एलिफेंट ये माइग्रेशन नहीं कर पाता है। फाइन, इसके बाद जो है दैट इज आवर नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल एंड
ह्यूमन फैक्टर्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कुदरती भी हैं और वो इंसानी उनसुर भी हैं। फाइन, जैसे हमारे पास होती है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड। ये जो ग्रेजिंग होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मवेशी होती हैं, उनको चराने की जरूरत होती है, और इस वजह से हम देखते हैं कि इससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है। और बाज़ औक़ात जो हमारा फ्यूल वुड, जो फ्यूल वगैरह आता है, जो लकड़ी वगैरह आती है, वो कहां से आती है? वो जंगलात से आते हैं। इस वजह से भी जो हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल वुड इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एज वेल। और जो हमारे पास बाज़ औक़ात हम बोलते हैं कि फ्यूल वुड तो उतना ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि ज्यादातर हम जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, हम उनके ब्रांचेस को ही काटते हैं। फाइन, हम उनको तोड़ते तो नहीं है, बट व्हाट वी डू, वी गो फॉर लॉपिंग। हम उनकी जो शाख तराशी करते हैं और उन्हीं को एज फ्यूल यूज करते हैं। फाइन, दैट इज लॉगिंग एंड कटिंग। एक तो होता है पूरी तरह से एलिमिनेट करना, पूरी तरह से फेलिंग करना, कट करना, और दूसरा होता है लॉगिंग करना, उसके शौक तराशी करना, वो ट्री वहां पर ही मौजूद रहता है। फाइन, लेकिन कहने का मकसद है जो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड है, ये एक्सेप्ट किया जाता है कि इससे भी इट आल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा जो हमारे पास है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे हमारे पास एक तो हैबिटेट, रहने की जगह खत्म करना, हंटिंग करना, हंटिंग जो हम करते हैं, जो शिकार करते हैं, पाउचिंग जो हम पैसे बटोरने के लिए जानवरों को मारते हैं, दैट्स कॉल्ड पाउचिंग। और जो हमारे पास है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर्स एटसेट्रा, ये भी इस वजह से भी इट आल्सो लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलात में आग लग जाता है, तो इस वजह से भी जो फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फाना है वो खत्म हो जाता है। फाइन, कहने का मकसद है कि फ्लोरा एंड फाना को खत्म होने के बहुत सारे उनसर है, कुछ तो नेचुरल है और कुछ तो इंसानी है। फाइन, इसके अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी है, जो अर्बन इकोनॉमी बढ़ रही है, उसको सर्व करने के लिए जो हमारे पास जो फॉरेस्ट वेल्थ होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द डिफरेंट फार्मर्स, उनको सर्व करने के लिए उनको जो अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसको सर्व करने के लिए हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, और फिर उसके डिफरेंट स्टेक्स होते हैं। फॉरेस्ट डेवलपर्स कहेंगे ये हमारा जी लैंड है, और इनका भी जो अर्बन एरियाज, अर्बन डेवलपर्स है, वो कह सकते हैं कि हमें भी इसमें हक है, तो दैट्स द साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास, इस कहने का मकसद है कि इट ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन अवर फ्लोरा एंड फाना। जब किसी जगह आबादी बढ़ जाती है, कोई अर्बन एरिया डेवलप होता है, किसी इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए वी नीड टू हैव मिनरल्स। और मिनरल्स कहां से आते हैं? वो मिनरल्स आते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट्स और फ्रॉम माइनिंग। इस वजह से हम देखते हैं कि इट ऑल्सो लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। और दूसरा है इसके बाद अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल excess consumption and inequitable responsibility। देखो जी क्या होता है, जो हमारे पास वसाइल होते हैं, हर किसी को यकसा रसाई नहीं होती है वसाइलों तक, और वो वैसे ही फिर कंजप्शन भी कम करेंगे, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, और इसमें जिम्मेदारी भी आधों को ज्यादा है और आधों को कम है। इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम यूएसए की बात करेंगे यहां और सोमालिया का कंपैरिजन करेंगे, पहले हम कहते हैं कि जो हमारे पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर ओवर पॉपुलेशन है, इस वजह से वहां पर, उस वजह से बिकॉज दिस ओवर पॉपुलेशन, इस वजह से वहां स्ट्रेस होता है, वहां डिप्लीशन होता है फ्लोरा एंड फाना का। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हम देखते हैं कि जो यूएसए है, इसमें एक बंदा इतना कंज्यूम करता है जितने 40 सोमालियंस करते हैं, 40 सोमालियंस।
जितना एक यूएसए में रहने वाला सिटीजन है और एक 40 सोमालियन सिटीजन है, वो उतना ही कंज्यूम करते हैं। फाइन। कहने का मकसद है कि ये पॉपुलेशन पर तो डिपेंड है, मगर पूरी तरह से आधे लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आधे लोगों को ज्यादा रसाई है, तो इस वजह से वो ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं। फाइन। और इसमें आप जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेकिन हम देखते हैं बाज़ औक़ात यकसान जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो टॉप 5% हैं और जो बॉटम 25% हैं, टॉप 5 वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो बॉटम 25 है, जो पुअर लोग हैं, वो कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो अलग अलग है। फाइन। सो आज हमने क्या समझा इस वीडियो में? हमने समझा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और मैंने 4 सब टॉपिक्स में इसको कवर किया। वन इज लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, नंबर 2 इज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर 3 इज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, and number 4 is natural and human factors. That is all in this lecture. Thank you very much.